जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 14 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था खान पान की बदलती तस्वीर, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लेखक हमारे खान पान की संस्कृति जो बदल गई है उसके बारे में लिखा है कि हमारी खान पान की संस्कृति जो पहले थी वो अब बिल्कुल अलग हो गई है। हमारे खान पान में विदेशी और देसी हर प्रकार के व्यंजन शामिल हो गए हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं। ज़्यादातर हमारे व्यंजनों में फास्ट फूड शामिल हो गए हैं। तो ये सब मैंने आप लोगों को पिछले पाठ में बताया था, जिसके लेखक थे प्रयाग शुक्ल। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 15 का जो शीर्षक है वो है नीलकंठ। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। यानी महादेवी जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? इंदौर में। मिशन स्कूल इंदौर में शिक्षा मिशन प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। महादेवी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी। महादेवी क्या करना चाहती थी कि 1929 में वे ये करना बौद्ध लोगों से दीक्षा लेना चाहती थी। जो बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं उनसे दीक्षा लेकर वे भिक्षुणी बनना चाहती थी। लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप समाज सेवा में लग गई। लेकिन क्या हुआ? वो भिक्षुणी नहीं बनी। वो क्या हो गया कि महात्मा गांधी से उनका मतलब संपर्क हुआ, उनसे जान पहचान हुआ, उनसे मेल जोल बढ़ा, तब वो भिक्षुणी बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दी और वो समाज सेवा में लग गई, समाज सेवा का काम करने लगी। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1932 में इन्होंने क्या किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। उसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि नारी शिक्षा के प्रसार के लिए उसी के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। वह उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हैं और उस विद्यापीठ की ये स्वयं प्रधानाचार्य रहीं। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया और एक मासिक पत्रिका थी जिसका नाम था चांद, उसका भी इन्होंने संपादन किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। यानी 11 सितंबर 1987, 27 नहीं 87, याद रखना 1987, 87 को 87 बोलते हैं। तो 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया, यानी वो उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये तो रहा महादेवी वर्मा जी के जीवन के बारे में। अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा और इस पाठ का जो शीर्षक है वो क्या है? नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? जिसका गला नीला हो।
जैसे कि नीलकंठ शंकर जी को कहते हैं, तो शंकर जी का गला नीला है इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। नील मीन्स होता है नीला और कंठ मीन्स होता है गला। तो इस पाठ का नाम जो है वो है नीलकंठ। अब देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। लेखिका अपने बारे में बता रही है कि उस दिन मैं एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाने गई थी, तो जब मैं वहां से पहुंचाकर उस अतिथि को लौट रही थी, उस अतिथि को पहुंचाकर जब मैं वहां से लौटी तो रास्ते में मुझे अचानक चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। अचानक याद आ गया चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का। तो मैंने क्या किया कि उस ड्राइवर को, अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि उस तरफ चलो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। लेखिका कहती है कि जैसे ही हमारी गाड़ी बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंची, वह उसी वक्त वो जो चिड़िया वाला था यानी बड़े मियाँ, वो दौड़कर सड़क पर आता है और हमारे ड्राइवर को रुकने का संकेत देता है, यानी लेखिका के ड्राइवर को रोकता है। और मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। मतलब लेखिका ने कुछ पूछा नहीं, बिना पूछे ही वो जो चिड़िया वाला था वो बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला? सलाम गुरुजी। पहले नमस्ते करता है, उसके बाद कहता है, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। चिड़िया वाला महादेवी वर्मा जी से कहता है कि आप जब पिछली बार आई थी तो आपने मोर के बच्चों के बारे में मुझसे पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। वो चिड़िया वाला बताता है कि शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार आया था, मतलब चिड़ियों को मारने वाला। वो 2 मोर के बच्चों को पकड़ कर लाया है, उसमें से एक मोर है और एक मोरनी है, आप पाल लें। वो महादेवी वर्मा से कहता है कि आप उनको पाल लीजिए, जो मोर और मोरनी है। मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? चिड़िया वाला कहता है कि मोर के जो पंजे होते हैं उससे दवा बनती है, इसलिए कुछ लोग खरीदने आए थे कि मुझे ये मोर दे दो, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी सीने में दिल है, तो मैं कैसे इन्हें दे देता। इतने मासूम चिड़ियों के बच्चे हैं, इन्हें मैं कैसे मरने दूँ, इन्हें कैसे मारने के लिए उन्हें दे दूँ? तो टालने के लिए मैंने कह दिया, मतलब मैंने उन्हें नहीं दिया। और मैंने क्या बहाना बनाया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। उस चिड़िया वाले ने कहा कि मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि गुरुजी ने इन मोरों को मंगवाए हैं। तो वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। चिड़िया वाला कहता है कि ये जो रोजगार है यही खराब है, इस रोजगार का यही काम ही है। क्या काम है? कि केवल पकड़ो और मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। लेखिका कहती है कि जब वो चिड़िया वाला बड़े मियाँ जो है, जब वो बोलने लगता है, जब वो बोलना शुरू करता है, तो उसके आगे कोई भी नहीं स्टेशन आता। वो बिल्कुल तूफान मेल की तरह बोलता जाता है। वो किसी को ना तो बोलने का समय देता है और ना वो रुकता है जल्दी। तो सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है।
तो लेखिका कहती है कि हाँ, अगर सुनने वाला थक जाए और उसी समय रोक दे उसको, तो जहाँ भी वो सुनने वाला उसको रोक दे, वहीं पर मान लीजिए स्टेशन आ गया। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? लेखिका कहती है कि इस बात से मैं भली भांति परिचित थी। इस बात को मैं जानती थी कि जब बड़े मियाँ बोलने लगेंगे तो उनका रुकना नामुमकिन है। तो मैंने उन्हें बीच में ही रोककर पूछा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं आखिर? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। बड़े मियाँ बात करते करते फिर हाथ से संकेत करते हैं कि वहाँ पर है। तो जब वो संकेत करते हैं तो लेखिका की दृष्टि जाती है वहाँ पर। तो लेखिका क्या देखती है कि एक तार के छोटे से पिंजड़े में 2 बच्चे बैठे हैं। किसके समान? तीतरों के समान। तीतर जानते हो? तीतर भी एक पक्षी होते हैं। तो जब मोर के बच्चे छोटे होते हैं तो वो तीतर के तरह लगते हैं। तो लेखिका कहती है कि वो जो मोर के बच्चे दोनों थे वो तीतरों के समान लग रहे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। लेखिका कहती है कि वो जो पिंजड़ा था वो इतना सकरा था, इतना छोटा था कि दोनों जो पक्षी थे, दोनों पक्षी जो थे वो ऐसा लग रहा था जैसे जाली के गोल फ्रेम में चित्र लगा हुआ हो। ठीक है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। मतलब लेखिका जो थी वो तो देख रही थी, वो तो देखने लगी चिड़ियों को, लेकिन जो चिड़िया वाला था वो बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोले जा रहा था। मतलब उसकी बात तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। ईमान कसम, गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। वो चिड़िया वाला कहता है कि मैं कसम खाता हूँ गुरुजी, इन मोर के जोड़ों के मैं चिड़ी मार को कितने रुपए दिया हूँ? 30 रुपए दिया हूँ। मैंने 30 रुपए में इन्हें खरीदा है। 12 कहा, भाई जरा सोचो तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? तो चिड़िया वाला कहता है कि मैंने बहुत बार कहा कि जरा सोचो, इसमें कोई अभी मोर की खासियत नहीं है, अभी ये मोर जैसा नहीं लगता है, तो तुम इतनी कीमत क्यों मुझसे मांग रहे हो? पर वह मूजी क्यों सुनने लगा। फिर वो चिड़िया वाला कहता है कि लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझसे कितने रुपए ले लिए? 30 रुपए ले लिए। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। फिर वो चिड़िया वाला बात करने में तो बहुत तेज था। तो बात करते करते उसने कहा कि हाँ, मैंने कितना कहा लेकिन वो सुना नहीं। तो आपका ध्यान आया, आपको सोच करके मैंने अंत में उसको 30 रुपए दे दिए। अब आप जो मुनासिब समझे। वो कहता है चिड़िया वाला कि अब आप जैसा सोचे, जो उचित समझे वो मुझे दे दें। अस्तु, ठीक है। 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। लेखिका कहती है कि मैंने 30 रुपए उस चिड़ी मार के नाम के दे दिए और 5 रुपए बड़े मियाँ की जो ईमान की कसम खा रहे थे उसकी दे दिए। ठीक है, उनकी ईमान की, उनकी ईमानदारी की, जो भी समझिए, उसका दे दिया। और जब मैंने वो छोटा सा पिंजड़ा अपने कार में रखा तो जैसे क्या लगा कि वो चित्र जो हैं, यानी उस पिंजड़े में रखे पक्षी जो है वो जैसे लगे कि जीवित हो उठे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। दोनों जो पक्षी थे ऐसे छटपटा रहे थे जैसे लग रहा था कि वो पिंजड़ा ही सजीव हो गया, उस पिंजड़े में जान आ गई हो, वो पिंजड़ा उड़ने लायक हो गया हो। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है,
मोर कहकर ठग लिया है। सब महादेवी वर्मा को चिढ़ाने लगे। क्या चिढ़ाए? कि आपको सब लोग ठग लिए हैं, ये मोर नहीं है, ये कौन है? ये तीतर है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। मतलब कई बार जो महादेवी वर्मा है यानी लेखिका जो है, वो कई बार ऐसा हुआ है कि ठगी जा चुकी हैं, लोगों ने ठग लिया है, तो इस कारण से वो इस बात से चिढ़ जाती हैं। उनकी दुर्बलता है कि अगर कोई ऐसे कह दिया तो वो चिढ़ जाएंगी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? मैंने बहुत लेखिका कहती है कि मैं दुखी होकर, नाखुश होकर कही कि क्या मोर के सुरखाब के पर लगे होते हैं? है तो पक्षी ही। लेखिका कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो तीतर है तो तीतर ही सही, पक्षी ही है ना। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मतलब जब लेखिका को चिढ़ा दिया गया तो लेखिका जो थी वो दोनों पक्षियों के प्रति कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी, उनका ध्यान रखने लगी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। पहले लेखिका क्या करती है कि उन मोरों के पिंजड़े को क्या करती है, अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रख देती है और फिर उसका दरवाज़ा खोलती है पिंजड़े का। फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां बनाती है और पानी वो भी रख देती है। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। जब वो पिंजड़ा खुला तो पिंजड़ा बहुत छोटा सा था, तो दोनों पक्षी जो थे वो बाहर जब पिंजड़े से निकले तो जैसे लगा उनको कि हाँ अब हम आज़ाद हो गए, कितना अच्छा हो गया। तो कभी वो उतने बड़े कमरे में खो जाते थे, कभी मेज के नीचे घुस जाते थे, कभी अलमारी के पीछे घुस जाते थे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। मतलब वो ऐसे ही इधर उधर छिपते रहते थे, तो जब वो लुका छिपी करते हुए थक जाते थे तो वे क्या करते थे, जो लेखिका के कागजों के मतलब रद्दी कागजों की जो टोकरी थी, लेखिका ने बनाई थी अपने रद्दी कागजों की टोकरी, उसी में वो दोनों मोर क्या किए, अपना नया बसेरा बना लिए। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। 2-4 दिन उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही दिन भर कभी मेज के नीचे, कभी अलमारी के पीछे, कभी कहीं, तो वो ऐसे ही छुप छुप कर रहते थे। लेकिन रात में वो रद्दी की टोकरी में आकर बैठ जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। फिर जब आश्वस्त हो गए कि अब उन्हें कोई भी संकट नहीं है, कोई डर नहीं है, तो वे क्या करते थे, कभी लेखिका के मेज पर बैठ जाते थे, कभी उसकी कुर्सी पर बैठ जाते थे, कभी उसके सिर पर बैठ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, खिड़कियां जो लेखिका की थी वो तो उस पर तो जाली लगी हुई थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। लेखिका कहती है कि खिड़कियों पर तो जाली लगी थी, वहाँ से कोई डर नहीं था, लेकिन जो दरवाज़ा था वो मुझे हमेशा बंद रखना पड़ता था। क्यों? खुला रहने पर चित्रा यानी कि जो लेखिका ने बिल्ली पाली थी, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। लेखिका कहती है कि अगर दरवाज़ा खुला रहता तो जो चित्रा थी वो इन मोरों के बारे में पता कर लेती, जो नए पक्षी आए थे, और फिर उन पर क्या उनके साथ होता ये तो पता करना कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती। लेखिका कहती है वो जो बिल्ली है मेरी, वो चूहों पर भी नहीं आक्रमण करती है, लेकिन
परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। लेकिन यहाँ पर जो दो पक्षी थे वे अपरिचित थे और ऐसे पक्षियों का जो कि अधिकार था तो उसे ये अच्छा नहीं लगता। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गैरे मेरे मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। मतलब बिल्ली को ये अच्छा नहीं लगेगा कि कोई महादेवी वर्मा के ऊपर दूसरा कोई अधिकार अपना जमा रहा है, उनके मेज पर कोई और बैठ रहा है। तो लेखिका इसलिए उसको बंद रखती थी दरवाजे को, ताकि वो बिल्ली ना देख सके कि ये जो दोनों मोर के बच्चे हैं ये मेरे मेज को अपना सिंहासन बनाए हुए हैं। अगर ऐसा देखेगी वो तो उसको ये सहनीय नहीं होगा, वो उसको ये असहनीय होगा कि मेरे रहते हुए मेरे मतलब मेरी जो मालकिन है उनके मेज को ये दोनों कैसे अपना सिंहासन बना लिए हैं। तो ये जो कहानी है ये आज बस इतना ही। अब इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लेखिका अतिथि को पहुंचाकर जब लौट रही थी तो उसे क्या ध्यान आया। पहला प्रश्न, लेखिका अतिथि को पहुंचाकर जब लौट रही थी तो उसे क्या ध्यान आया। दूसरा प्रश्न, ड्राइवर को रुकने का संकेत किसने दिया। तीसरा प्रश्न, चिड़िया वाले ने किसके बारे में लेखिका को बताया। चौथा प्रश्न, मोर के किस अंग से दवा बनती है। पांचवा प्रश्न, पक्षी कैसे लग रहे थे। छठा प्रश्न, पक्षियों के छटपटाने से क्या लग रहा था। सातवां प्रश्न, सबसे पहले लेखिका ने पिंजड़े को कहाँ रखा। आठवां प्रश्न, आश्वस्त हो जाने पर पक्षी क्या करने लगे। नौवां प्रश्न, पक्षी कहाँ अपना नया बसेरा बनाए। तो ये तो 9 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तो इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कर लीजिएगा। चिड़ीमार, चिड़ीमार मीन्स होता है पक्षियों को पकड़ने वाला। बारहा, बारहा मीन्स होता है बार बार। शावक, शावक मीन्स बच्चा। अनुसरण, अनुसरण मीन्स होता है पीछे पीछे चलना। आविर्भूत, आविर्भूत मीन्स होता है प्रकट। नवागंतुक मीन्स होता है नया नया आया हुआ। मारजारी, मारजारी यानी मादा बिल्ली। सघन, सघन यानी बहुत घनी। बंकिम, बंकिम मीन्स होता है टेढ़ा। नीलाभ, नीलाभ यानी नीली आभा। ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन। भंगिमा, भंगिमा मीन्स होता है मुद्रा। युति, युति मीन्स चमक। उद्दीप्त, उद्दीप्त मीन्स उद्दीप्त होना यानी चमकना। श्याम, श्याम मीन्स काली। मंथर, मंथर मीन्स धीमी। चंचु प्रहार, चंचु प्रहार यानी चोंच से चोट करना। आर्त्र क्रंदन, आर्त्र क्रंदन मीन्स होता है दर्द भरी आवाज में चीखना। व्यथा, व्यथा यानी पीड़ा। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट यानी बेहोश होना। उष्णता, उष्णता मीन्स गर्मी। अधर, अधर मीन्स बीच में। कार्तिकेय, कार्तिकेय यानी शिव का पुत्र। नित्य, नित्य मीन्स प्रतिदिन। विस्मयाभिभूत यानी हैरानी भरा। पैनी, पैनी मीन्स तेज। हौले हौले, हौले हौले मीन्स धीरे धीरे। पुष्पित, पुष्पित मीन्स फूलों से। मंजरियाँ, मंजरियाँ मीन्स नई कोपले। स्तब्क, स्तब्क मीन्स गुलदस्ता। सोपान, सोपान मीन्स सीढ़ी। करुण कथा, करुण कथा यानी दुख भरी कहानी। विरल, बहुत कम। पूंज, बाण की रस्सी। सारांश, सारांश यानी निचोड़। कुब्जा, कुब्जा मीन्स कुबड़ी। दुकेली, दुकेली यानी जो अकेली ना हो। मेघाच्छन्न, मेघाच्छन्न मीन्स होता है बादलों से ढका हुआ। केका, केका मीन्स होता है मोर की बोली। सुरम्य, सुरम्य मीन्स होता है मनोहर। तो ये आपके
पाठ 15 का शब्दार्थ है। इन्हें भी आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।